तो फ्रेंड्स, साईफाई मूवीज़ या इंटरस्टेलर मूवीज़ में दिखाए गए ऐसे कुछ यान या फिर ऐसे कुछ कैरेक्टर्स जो कि रोशनी की गति से ज़्यादा तेज़ चल सके, हमें रोमांच से काफ़ी ज़्यादा भर देते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ वह क्वेश्चन ये अराइज करते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट रोशनी की गति को मात दे सके या उससे आगे निकल सके। अगर ऐसा संभव है तो क्या उसका प्रैक्टिकल पॉसिबल है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ पार्टिकल जैसे कि टैक्योन्स, उनके ऊपर पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, उन्हें डिटेल में समझेंगे। और दोस्तों, हम इसी के साथ बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ फोटॉन्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पर न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसका पार्ट 1 पहले बनाया हुआ है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये न्यू एपिसोड। तो फ्रेंड्स, टैक्योन्स एक ऐसे हाइपोथेटिकल पार्टिकल हैं जिन्हें अगर कभी ब्रह्मांड में खोजा गया तो उनकी जो स्पीड होगी वो हमेशा रोशनी की स्पीड से ज़्यादा ही होगी। मतलब वो फोटोन से ज़्यादा तेज़ गति से चलेंगे हमेशा। तो दोस्तों, यहाँ पर हाइपोथेटिकल वर्ड यूज़ करने का हमारा ये मकसद था कि ये जो टैक्योन्स है ये असल में थ्योरीज में ही एग्जिस्ट करते हैं। इनका कोई भी रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है, ना ही इनका कोई भी प्रैक्टिकल पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे पार्टिकल जो कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ स्पीड से ट्रैवल कर सकें, इनकी एग्जिस्टेंस में होने का श्रेय 3 भारतीयों को जाता है, जो थे ईसीडी सुदर्शन, ओएमपी विनायक एंड वीकी देशपांडे। इन्होंने दोस्तों पहले इस पार्टिकल का नाम द मेटा पार्टिकल रखा था, जो कि बाद में एक साइंटिस्ट जर्नल फैनबर्ग के द्वारा टैक्योन्स कर दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, पहले ये समझते हैं कि टैक्योन्स जैसे हाइपोथेटिकल पार्टिकल का आइडिया आखिर आया कहाँ से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसे पार्टिकल जो लाइट की स्पीड से कम में ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी स्पीड हमेशा ही लाइट से कम रहेगी। और दोस्तों, ऐसे पार्टिकल जो लाइट की स्पीड के बराबर चल रहे हैं, उनकी स्पीड हमेशा ही लाइट के बराबर ही रहेगी। ऐसे हाइपोथेटिकल पार्टिकल जिनकी स्पीड लाइट से ज़्यादा है, उनकी मिनिमम जो स्पीड होगी दोस्तों वो लाइट की स्पीड होगी, वो इससे कम में नहीं आ पाएंगे। यूँ तो अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो अब तक की सबसे हाईएस्ट और कांस्टेंट स्पीड दोस्तों लाइट की ही स्पीड है, जो कि 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड है। वेल दोस्तों, लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ कि कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल अपने रेफरेंस फ्रेम में अगर पहले लाइट की स्पीड से कम में ट्रैवल कर रहे थे और आगे चलकर वह लाइट को पार कर जाते हैं, तो इस केस में हम कहेंगे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और लॉ ऑफ कैजुअलिटी ब्रेक हो चुका है और हमें ऐसे पार्टिकल मिल चुके हैं जो लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ चल सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम टाइम ट्रैवल करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि अगर टैक्योन्स जैसे हाइपोथेटिकल पार्टिकल अगर हमें कभी मिलते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उनकी मेजर प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो फ्रेंड्स, टैक्योन्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है द स्पीड ऑफ टैक्योन्स इंक्रीजेज एज इट्स एनर्जी डिक्रीजेज। मतलब दोस्तों, टैक्योन्स की स्पीड तब बढ़ेगी जब उनकी एनर्जी लूज होती रहेगी। मतलब जैसे जैसे उनकी एनर्जी कम होती रहेगी वैसे वैसे उनका स्पीड और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। यूँ तो अगर हम कहें कि किसी भी चीज़ को एक्सेलरेट करने के लिए हमें उसे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर हमें बाइक को एक्सेलरेट करना है तो हमें उसे और ज़्यादा रेस देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, टैक्योन्स के केस में उल्टा होता है। कहा जाता है कि टैक्योन्स अगर कभी मिले तो वो एनर्जी को शेरनकॉफ रेडिएशन के रूप में लूज़ करते रहेंगे, जिसकी मदद से उनकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। और दोस्तों, अगर उनकी एनर्जी ज़ीरो हुई तो उनकी स्पीड भी इनफाइनाइट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब टैक्योन्स की सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देयर रेस्ट मास, प्रॉपर लेंथ एंड प्रॉपर लाइफ टाइम इज़ इमेजिनरी। मतलब दोस्तों कि उसका जो रेस्ट मास है और उसका जो लेंथ है और उसका जो प्रॉपर लाइफ टाइम है, कितनी देर वो एग्जिस्टेंस में रहता है, वो सब कुछ इमेजिनरी है, हम उसे मेजर नहीं कर सकते। तो चलिए इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। उसके लिए हम 3 इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, रिलेटिविस्टिक लेंथ, रिलेटिविस्टिक मास और रिलेटिविस्टिक टाइम का इक्वेशन। चलिए दोस्तों, इसे मास के इक्वेशन से समझते हैं, जो कि है दोस्तों m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। इसमें दोस्तों m0 जो है वो टैक्योन्स का रेस्ट मास है और जो m है वो उसका रिलेटिविस्टिक मास है। दोस्तों, इसमें जो v है वो स्पीड ऑफ टैक्योन्स है और c दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो v होगा, मतलब जो स्पीड ऑफ टैक्योन्स है, वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा ही रहेगा। तो यहाँ पर आएगा v इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। दोस्तों, अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो चलिए पहले इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या होता है।
तो हम पहले लेट करेंगे v इज इक्वल टू 4c। तो अगर हम v की जगह 4c पुट करें तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, हमारा आंसर आएगा अंडर रूट -15 में आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अब तक हमें माइनस के अंडर रूट का कोई भी वैल्यू पता नहीं है, तो इसके लिए हम दोस्तों i का यूज़ करते हैं। ऐसे वैल्यूज़ के लिए दोस्तों हम i का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स अगर हमें इसके मास को रियल बनाना है तो इसका हमें रेस्ट मास हमेशा इमेजिनरी ही रखना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा इक्वेशन सॉल्व हो सकेगा। इसलिए दोस्तों कहा गया है कि इसका जो रेस्ट मास है वो हमेशा इमेजिनरी होगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि इसका लाइफ टाइम इमेजिनरी कैसे है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो पार्टिकल्स लाइट की स्पीड के बराबर चलते हैं या उनसे ज़्यादा आगे चलते हैं उन पर टाइम का कोई भी असर नहीं होता। मतलब वो पार्टिकल जैसे 10 साल पहले थे वैसे ही आज भी होंगे। तो यहाँ तो हम ऐसे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जिनकी स्पीड लाइट से ज़्यादा है, जो कि हैं टैक्योन्स। तो फ्रेंड्स अगर टैक्योन्स लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं तो उन पर तो टाइम का कोई असर ही नहीं होना चाहिए, मतलब उनकी एजिंग में कोई भी असर नहीं होगा। मतलब दोस्तों हमें कभी ये नहीं पता चलेगा कि वो टैक्योन्स कितने साल पुराने हैं। हो सकता है वो तब बने हो जब हमारी यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई हो, या हो सकता है वो थोड़ी देर पहले ही एग्जिस्टेंस में आए हों। इसीलिए दोस्तों हम उनका लाइफ टाइम इमेजिनरी ही रखते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं टैक्योन्स की थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है दोस्तों टैक्योन्स मास कुड नेवर बी जीरो इन द रेफरेंस फ्रेम। मतलब दोस्तों रेफरेंस फ्रेम में उनका जो मास है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो आपके मन में एक क्वेश्चन तो होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था कि ऐसे पार्टिकल जो लाइट की स्पीड अटेन करना चाहते हैं उनका खुद का मास ज़ीरो होना चाहिए, उनका ओरिजिनल मास ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन ये तो ऐसे पार्टिकल हैं जो लाइट से ज़्यादा तेज़ से चल रहे हैं, तो इनका मास भी तो ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इनका मास ज़ीरो नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसे अच्छे तरीके से समझाता हूँ। दोस्तों पहले आप इस टाइमलाइन को देखिए ध्यान से। इसके मुताबिक दोस्तों ऐसे पार्टिकल जिनका खुद का मास ज़ीरो होता है, रिलेटिविस्टिक मास नहीं दोस्तों, उसका ओरिजिनल मास ज़ीरो होता है, वो दोस्तों लाइट की स्पीड को अटेन कर सकते हैं। और जिनके पास पॉजिटिव में मास होता है वो लाइट की स्पीड को अटेन नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस केस में टैक्योन्स का मास नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो लाइट से ज़्यादा फास्टर है, तो उनका मास दोस्तों नेगेटिव में चला जाएगा। लेकिन हमें अब तक नेगेटिव मास का कोई भी एग्जाम्पल रियल लाइफ नहीं मिला है। दोस्तों घूम फिर कर बात वहीं पे आ जाती है कि टैक्योन्स एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हाइपोथेटिकल ही हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं टैक्योन्स की फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। टैक्योन्स लूज स्पीड व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू देम। मतलब दोस्तों अगर टैक्योन्स को बाहर से पॉजिटिव एनर्जी मिले तो उनकी जो स्पीड है दोस्तों वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उनकी सबसे कम स्पीड होगी वो लाइट की ही स्पीड होगी। तो फ्रेंड्स टैक्योन्स की प्रॉपर्टी भले ही कितनी भी ज़्यादा अजीब क्यों ना हो, वो अभी के लिए हाइपोथेटिकल ही सही, लेकिन जब तक मैथमेटिकल इक्वेशंस ऐसे पार्टिकल्स के अस्तित्व को संभव बनाते हैं तब तक हम इनकी एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से नकार नहीं सकते। लेकिन दोस्तों एक सच यह भी है कि अभी के लिए तो ये इमेजिनरी ही है, हाइपोथेटिकल ही है। लेकिन दोस्तों इन फ्यूचर शायद कभी ऐसा टाइम आएगा कि जब हमें रियल में टैक्योन्स पार्टिकल मिल जाएंगे, और दोस्तों तब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने की एक कदम और आगे चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसी से रिलेट करते हुए बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ फोटोन्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स लाइट आखिर है क्या? लाइट क्या वेव है या लाइट पार्टिकल है? फ्रेंड्स अभी आप सब तो ये जानते ही हैं कि लाइट के डुअल नेचर्स होते हैं, लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो फ्रेंड्स ये सब शुरू तब हुआ था जब मैक्स प्लैंक की थ्योरी स्टार्ट हुई थी। उससे पहले लोग ये मानते थे कि जो लाइट है दोस्तों वो असल में वेव्स है, रेडिएशंस है। मैक्स प्लैंक के ज़माने में जब दोस्तों सब कह रहे थे कि लाइट असल में वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उस टाइम पे मैक्स प्लैंक ने कहा कि नहीं, लाइट पार्टिकल है, और उन्होंने दोस्तों इसका नाम फोटॉन्स रखा था। और इस पर दोस्तों काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट हुए थे जिससे ये प्रूव हो चुका था कि लाइट कहीं कहीं पर पार्टिकल नेचर शो करता है और कहीं कहीं पर वेव नेचर शो करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि लाइट पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों एक साथ कैसे शो कर सकता है? फ्रेंड्स अब हम इसी चीज़ को क्वांटम लेवल के स्क्रॉडिंगर्स कैट्स एक्सपेरिमेंट की मदद से समझेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम स्क्रॉडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसे दोस्तों क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स के बिहेवियर को मेजर करने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया गया था। एरविन स्क्रॉडिंगर ने इस थॉट एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था दोस्तों, जिसका सेटअप कुछ इस तरीके का था। फ्रेंड्स इस बॉक्स में असल में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा था जो टाइम के साथ डिके हो जाता। ये दोस्तों रेडियो एक्टिव सेंसर लगा था जो उस डिके सब्सटेंस को स्मेल करके या सेंस करके
फिर इस लीवर को नीचे कर देता, जिससे दोस्तों जहर की बोतल टूट जाती और बिल्ली मर जाती। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्ली की मौत या फिर उसकी ज़िंदगी के 50-50 चांसेस थे, क्योंकि उन्होंने दोस्तों ऐसा डिके मटेरियल रखा था जो या तो टाइम के साथ डिके हो जाता या तो नहीं भी होता, मतलब 50-50 चांसेस दोनों में थे। और जब ये बॉक्स बाहर से बंद हो गया तो हमें नहीं पता कि बॉक्स के अंदर क्या है, बिल्ली मरी हुई है या फिर बिल्ली जिंदा है। या तो जहर की बोतल टूट चुकी होगी तो फिर बिल्ली मर चुकी होगी, या फिर यहाँ पर अगर जहर की बोतल नहीं टूटी होगी तो बिल्ली जिंदा होगी। तो यहाँ पर दो ही स्टेट्स हो सकते हैं, या तो बिल्ली मरी हुई होगी या बिल्ली जिंदा होगी। तो फ्रेंड्स इसी को असल में सुपर पोजिशन स्टेट कहा जाता है। फ्रेंड्स हम जब तक बॉक्स ओपन नहीं करके देखते तब तक हमारे लिए बिल्ली दो स्टेट्स में रहेगी, या तो बिल्ली जिंदा रहेगी या तो बिल्ली मरी हुई रहेगी। तो फ्रेंड्स अगर हम इस बॉक्स को ओपन करके बिल्ली को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे लिए तो एक ही स्टेट होगा, या तो बिल्ली जिंदा होगी या बिल्ली मर चुकी होगी। इसी चीज को दोस्तों अगर हम पार्टिकल्स में देखें तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये या तो यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये एक ही जगह पर नजर आएगा। लेकिन जब तक हम इसे ऑब्जर्व नहीं करते तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास हर एक चीज़ की आती है कि ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो आइए अब इसे फोटॉन्स के केस में देखते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फोटॉन्स के दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो इस केस में अगर हम फोटोन को ऑब्जर्व नहीं करते तो वो दोनों में से किसी भी स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, या तो वो पार्टिकल भी हो सकता है या फिर वो वेव भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम फोटोन को ऑब्जर्व करेंगे वैसे उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा। तो या तो उनमें से हमें एक ही चीज़ नजर आएगी, या उसका पार्टिकल नेचर नजर आएगा या फिर उसका वेव नेचर नजर आएगा। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि फोटोन कहीं कहीं पर वेव की तरह एक्ट करते हैं और कहीं कहीं पर पार्टिकल नेचर की तरह एक्ट करते हैं। जब तक दोस्तों हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते तब तक वो वेव की तरह कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम लेवल के लॉज और थ्योरीज होते हैं वो असल में क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होते। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक पार्टिकल सुपरपोजिशन स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है जब तक हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते। ऐसा दोस्तों असल में नॉर्मल डेज की चीज़ें जैसे कि हम और आप इन पर एप्लीकेबल नहीं होते। फ्रेंड्स अगर हम एग्जाम्पल लें एक मूविंग कार का जो सड़क पर जा रही है, तो या तो वो रुकी हुई होगी या फिर वो सड़क पर चल रही होगी। क्या आपने कभी ऐसी कार देखी है जो रुकी भी हो और चल भी रही हो? नहीं ना। इसीलिए दोस्तों ये लॉज क्लासिकल फिजिक्स के ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल नहीं होते। तो फ्रेंड्स सुपरपोजिशन स्टेट की कंफ्यूजन्स को लोग दूसरे डायमेंशन से इंटरलिंक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अगर कोई भी कार इस ब्रह्मांड में चल रही है, मतलब मूविंग में है, तो वो किसी और ब्रह्मांड में रुकी हुई होगी। ऐसे ही दोस्तों अगर स्क्रॉडिंगर्स कैट इस ब्रह्मांड में मरी हुई मिली तो वो किसी और ब्रह्मांड में जिंदा मिलेगी। इसे दोस्तों लोग कुछ इस तरीके से भी समझते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स इस ब्रह्मांड में अगर हमें एक कार रुकी हुई मिली तो जब हम उसे ऑब्जर्व करने जाएंगे तो उससे पहले दोस्तों वो दो स्टेट्स में प्रेजेंट हो सकती है, या तो वो मूविंग में होगी या फिर वो रुकी हुई होगी। और दोस्तों जब हम उसे ऑब्जर्व करने जाएंगे तो यूनिवर्स में एक स्प्लिट होगा जिसकी मदद से किसी और डायमेंशन में मूविंग कार नज़र आएगी और इस डायमेंशन में रुकी हुई, या फिर इस डायमेंशन में मूविंग कार नज़र आएगी और किसी और डायमेंशन में रुकी हुई। तो फ्रेंड जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एरविन स्क्रॉडिंगर थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को अपनी थ्योरीज के जरिए स्टैंड बाय करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, उन्हें दोस्तों बाद में इससे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगी कि उन्होंने इसे छोड़ दिया और बायोलॉजी पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप डुअल नेचर ऑफ फोटॉन्स की एग्जिस्टेंस और फ्लॉज को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि कैसे एक पार्टिकल एक टाइम पर दो नेचर्स में प्रेजेंट हो सकता है। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम।